इस सारांश में हम द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग के बारे में जानेंगे। इस पुस्तक में आप प्रतिक्रिया ना करने की असली ताकत, अपने भावनात्मक ट्रिगर्स को समझना, अनासक्ति की शक्ति, उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच के स्थान को पहचानना और अटूट आंतरिक शांति का निर्माण करना सीखेंगे। कल्पना कीजिए कि आप एक भीड़ में खड़े हैं। कोई अचानक आपको धक्का देता है। आपका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। आपका दिल तेजी से धड़कता है। आप पीछे मुड़कर चिल्लाना चाहते हैं, देखकर नहीं चल सकते क्या? लेकिन उसी पल आप रुक जाते हैं। आप एक गहरी सांस लेते हैं और बिना कुछ कहे बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हैं। इससे क्या फर्क पड़ा? आपके अंदर एक आग थी, लेकिन आपने उसे हवा नहीं दी। आपने खुद को नियंत्रण में रखा। ये नियंत्रण, प्रतिक्रिया ना करने की ये शक्ति ही असली ताकत है। आज की दुनिया में जहां लोग हर छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाते हैं, जहां ट्रैफिक में जरा सा कट लगने पर झगड़े हो जाते हैं और जहां सोशल मीडिया पर कमेंट्स तूफान खड़ा कर देते हैं, वहां अगर कोई इंसान चुप और शांत रह जाए तो लोग अक्सर उसे कमजोर समझ लेते हैं। लेकिन सच तो यह है कि प्रतिक्रिया ना करना कमजोरी नहीं, असली ताकत है। क्योंकि जो इंसान अपने गुस्से को पी जाता है, जो स्थिति को देखकर फिर सोच समझकर जवाब देता है, वही असल में मजबूत होता है। हमारा मन हर दिन हर सेकंड प्रतिक्रिया करता है। कुछ बुरा लगा, हम प्रतिक्रिया करते हैं। किसी ने हमें नजरअंदाज किया, हम प्रतिक्रिया करते हैं। देर से फोन बजा, हम प्रतिक्रिया करते हैं। कोई आपकी तारीफ करे, आप प्रतिक्रिया करते हैं। कोई आपको ताना मारे, आप प्रतिक्रिया करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये प्रतिक्रियाएं आपके जीवन को कहां ले जा रही हैं? क्या ये प्रतिक्रियाएं आपको शांति दे रही हैं या धीरे धीरे आपकी ऊर्जा को खत्म कर रही हैं? जिस पल आप प्रतिक्रिया करते हैं, आप अपना नियंत्रण उस व्यक्ति या स्थिति को सौंप देते हैं। इसका मतलब है कि आपकी भावनात्मक शक्ति अब उनके हाथ में है और यही सबसे बड़ा नुकसान है। जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया करता है, वो कभी स्थिर नहीं हो सकता। वो दूसरों के विचारों और शब्दों का कैदी बन जाता है। लेकिन जो खुद को रोक लेता है, जो अंदर से शांत रहता है, वो अपनी भावनाओं का मालिक बन जाता है। प्रतिक्रिया ना करने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ महसूस नहीं करते। इसका मतलब है कि आप जो महसूस कर रहे हैं उसके गुलाम नहीं बनते। आप तय करते हैं कि किस भावना को बाहर लाना है और किसे नहीं। एक ऐसे जीवन की कल्पना कीजिए जहां कोई भी चीज आपको परेशान नहीं कर सकती, जहां आप एक गहरे महासागर की तरह शांत हैं। सतह पर लहरें उठ सकती हैं, लेकिन अंदर पूर्ण शांति है। ऐसा जीवन संभव है, लेकिन इसके लिए जागरूकता, अनुशासन और सबसे बढ़कर अभ्यास की आवश्यकता है। ये यात्रा आसान नहीं है। हर दिन हर पल आपको खुद से लड़ना होगा। लेकिन एक बार जब आपने ये कला सीख ली, प्रतिक्रिया ना करने की शक्ति, तो आप जीवन की हर स्थिति में विजयी होंगे। क्योंकि जब आप खुद को नियंत्रित करते हैं तो दुनिया का कोई भी कोलाहल आपको हिला नहीं सकता। आने वाले अध्यायों में हम सीखेंगे कि भावनात्मक ट्रिगर्स को कैसे पहचानें, अपनी प्रतिक्रियाओं को कैसे रोकें और धीरे धीरे अपने मन को उस स्तर तक कैसे प्रशिक्षित करें जहां शांति हमारी स्वाभाविक अवस्था बन जाए। एक ऐसी यात्रा के लिए तैयार हो जाइए जो आपको बाहरी दुनिया पर नहीं, बल्कि आपके भीतर की दुनिया पर विजय दिलाएगी। क्या आप अपनी भावनाओं पर महारत हासिल करने के लिए तैयार हैं? अध्याय 1, अति सोच का जाल। रात के 2 बजे हैं। कमरे में सन्नाटा है, बत्तियां बंद हैं, लेकिन आपके दिमाग में एक फिल्म चल रही है। काश मैंने वैसा किया होता। उन्होंने कल ऐसा क्यों कहा? क्या होगा अगर सब कुछ गलत हो गया? और बस ऐसे ही एक विचार दूसरे को खींचता है। विचारों की ये ट्रेन कभी नहीं रुकती। आप करवटें बदलते हैं, अपना तकिया पलटते हैं, लेकिन आपका मन बस रुक नहीं पाता। अति सोच के जाल में आपका स्वागत है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम समाधान ढूंढने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन असल में हम एक ऐसा जाल बुन रहे हैं जिससे बचना मुश्किल हो जाता है। अति सोच एक भ्रम है जो हमें होशियार महसूस कराता है, लेकिन असल में ये धीरे धीरे हमारी शांति, आत्मविश्वास और ध्यान को खा जाता है। आपने गौर किया होगा कि जब कोई समस्या आती है तो उसे हल करने के बजाय हम उसे बार बार अपने दिमाग में दोहराते हैं। मैंने ऐसा क्यों किया? उन्होंने ऐसा क्यों कहा? लोग क्या सोचेंगे? इन सवालों के कोई वास्तविक जवाब नहीं है, लेकिन मन को ये व्यसनी लगते हैं। क्यों? क्योंकि मन को निश्चितता की लालसा होती है, और जब कोई स्थिति अनिश्चित होती है,
अस्वीकृति, असफलता या गलतफहमी, तो मन उस खाली जगह को भरना चाहता है, भले ही वो काल्पनिक डर से ही क्यों ना हो। लेकिन यही सबसे बड़ा खतरा है। आप अपनी ऊर्जा को वास्तविक कार्य पर उपयोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि काल्पनिक स्थितियों में फंसे हैं। अति सोच एक अदृश्य दुश्मन है जो आपकी आंतरिक आवाज को दबा देता है। वो आंतरिक शांति जो आपका मार्गदर्शन करती है, धीरे धीरे फीकी पड़ जाती है। आप वास्तविक क्षणों को याद करने लगते हैं, क्योंकि आप या तो अतीत का विश्लेषण कर रहे हैं या भविष्य की कल्पना कर रहे हैं। अब सोचिए कि यदि आप एक मंच पर खड़े हैं और हर पल आप सोच रहे हैं कि क्या लोग हंसेंगे, क्या होगा अगर मैंने कुछ गलत कह दिया, तो क्या आप अपना बेस्ट प्रदर्शन दे पाएंगे? नहीं, क्योंकि आप मंच पर नहीं हैं, आप अपने मन के अंदर फंसे हैं। अति सोच के बारे में सबसे खतरनाक बात यह है कि ये कार्य के लिए ऊर्जा को सोख लेती है। आप एक कदम उठाने वाले थे, लेकिन अचानक आपके मन ने 10 जोखिम गिना दिए और आप रुक गए। आपको लगा कि आप बुद्धिमान बन रहे हैं, लेकिन सच तो यह था कि आप सिर्फ डर रहे थे। तो समाधान क्या है? क्या हम सोचने से बच सकते हैं? नहीं, लेकिन आप ये तय कर सकते हैं कि किन विचारों को जगह देनी है और किन को नहीं। जब भी कोई विचार आए तो रुकें और खुद से एक सवाल पूछें, क्या ये विचार मेरी मदद कर रहा है या मुझे फंसा रहा है? यदि विचार आपको स्पष्टता देता है और आपको कार्य की ओर ले जाता है तो उसे रखें। लेकिन यदि ये आपको चिंता, भय या अपराध बोध देता है तो बस इसे जाने दें। याद रखिए, हर विचार सच नहीं होता। हमारा मन अक्सर ऐसी कहानियां बनाता है जो वास्तव में मौजूद नहीं होती, लेकिन हम उन कहानियों पर इतना विश्वास कर लेते हैं कि वो हमारी वास्तविकता बन जाती हैं। अति सोच एक चोर की तरह है। ये आपका आज चुराता है और आपको एक ऐसे कल में फंसा देता है जो कभी आया ही नहीं। पास्ट को बार बार दोहराकर ये आपको गलत बोध की आग में झोंक देता है, जहां ना तो कोई समाधान है और ना ही कोई शांति। अब सोचिए कि जब आप बच्चे थे तो क्या आप इतना सोचते थे? नहीं, क्योंकि तब आप पल में जीते थे। आप एक फूल देखकर खुश हो जाते थे, आप बारिश में भीग कर हंसते थे। क्यों? क्योंकि तब मन फिल्टर नहीं करता था। आपने बाद में दुनिया को आंकना और खुद पर शक करना सीखा। अब समय है कि आप अपने उस पुराने वर्जन को फिर से जगाएं। एक ऐसा वर्जन जो वर्तमान में जीता है, जो स्थितियों को महसूस करता है, प्रतिक्रिया नहीं, जो सोचता है लेकिन विचारों में डूबता नहीं। इसके लिए हर दिन, हर पल जागरूकता की आवश्यकता होती है। लेकिन एक बार जब आप अपने विचारों को नियंत्रित करने की शक्ति खुद को दे देते हैं तो आप अजेय हो जाएंगे, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है और वही आवाज आपको वहां ले जाती है जहां आपकी असली ताकत निहित है। तो आज से एक नया नियम बनाएं। जब कोई विचार आए तो उसका स्वागत करें, लेकिन अगर वो आपकी शांति चुराने की कोशिश करे तो उसे सम्मानपूर्वक बाहर का रास्ता दिखा दें। अध्याय 2, अपने भावनात्मक ट्रिगर्स को समझना। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने सिर्फ एक छोटी सी बात कही और आप अंदर से टूट गए? या एक ही नजर, एक शब्द या यहां तक कि चुप्पी भी आपको बहुत परेशान कर देती है? आप खुद से पूछते हैं, मैं इतना आहत क्यों हूं? इतनी छोटी सी बात ने मुझे इतना परेशान क्यों कर दिया? इसका जवाब भावनात्मक ट्रिगर्स में छुपा है। हम सब के अंदर कुछ अदृश्य बटन होते हैं। जिस पल कोई उन्हें दबाता है हम फट पड़ते हैं, कभी गुस्से में, कभी आंसुओं में, कभी आत्मघृणा में, और हम सोचते हैं कि गलती दूसरे व्यक्ति की है। लेकिन सच तो यह है कि ये बटन हमने खुद वर्षों के दर्द, डर और यादों से अपने अंदर बनाए हैं। हर भावनात्मक ट्रिगर एक पुराने घाव से जुड़ा होता है। हो सकता है कि बचपन में आपका अपमान हुआ हो, या किसी ने आपको नजरअंदाज किया हो, या कोई तुलना हुई हो, और वो दर्द आज भी हमारे अंदर दबा हुआ है। किसी ने एक बार कहा था, तुम ये नहीं कर सकते, और आज जब भी कोई हमें कम आंकता है हम अंदर से बिखर जाते हैं। बाहर से हम बहुत सामान्य दिखते हैं, हम हंसते हैं, बात करते हैं, काम करते हैं, लेकिन एक छोटी सी बात हमारे पूरे आत्मविश्वास को हिला सकती है, क्योंकि हम उस दर्द को ढो रही हैं जिसे हमने कभी ठीक से महसूस ही नहीं किया। हमने बस उसे ये सोचकर दबा दिया, अरे कोई बात नहीं। लेकिन भावनाएं दबाने से ठीक नहीं होती, वे उन्हें समझने से ठीक होती हैं। एक ट्रिगर को समझना मतलब खुद को समझना, क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानते कि कौन सी चीजें आपको चोट पहुंचाती हैं, आप बिना कारण जाने प्रतिक्रिया करते रहेंगे। कल्पना कीजिए कि एक दोस्त मजाक में कहता है, तुम जीवन में कभी कुछ नहीं बन पाओगे।
कोई इसे बस हंसकर टाल सकता है, लेकिन किसी और के लिए ये एक ट्रिगर हो सकता है, क्योंकि उसने अपना पूरा जीवन खुद को साबित करने की कोशिश में बिताया है। वो एक वाक्य उसकी सारी असुरक्षाओं को खोल देता है। हम प्रतिक्रिया करते हैं क्योंकि हम अनजान हैं। हम अपनी खुद की प्रतिक्रियाओं को भी नहीं समझते। सबसे दर्दनाक बात यह है कि जब हम पहले ही प्रतिक्रिया कर चुके होते हैं तो अपराध बोध शुरू हो जाता है। मुझे इतना नहीं चिल्लाना चाहिए था, मैंने ज्यादा प्रतिक्रिया कर दी, अब वे मेरे बारे में क्या सोचेंगे? और ये अपराध बोध अगला ट्रिगर बन जाता है। लेकिन इस चक्र से बाहर निकलने का एक तरीका है। आपको बस अपने ट्रिगर्स को पहचानना सीखना है। जब भी कोई चीज आपको परेशान करे तो रुकें, एक गहरी सांस लें और खुद से एक सवाल पूछें, ये भावना किस पुराने अनुभव से जुड़ी है? शायद ये अस्वीकृति का डर है, या तुलना का दर्द, या वो भावना कि मैं काफी नहीं हूं। जब आप इन भावनाओं को समझने लगते हैं तो एक नई शक्ति उभरती है, जागरूकता की शक्ति। अब आप सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं करते, आप देखते हैं। आप पहचान सकते हैं कि यह दर्द आपके अंदर से आ रहा है, सामने वाले व्यक्ति से नहीं। और तब आप उस भावना के मालिक बन जाते हैं, उसके गुलाम नहीं। अब सोचिए, अगर आप अपने भावनात्मक ट्रिगर्स को पूरी तरह से समझ गए तो कोई भी आपकी शांति नहीं चुरा सकता, कोई भी आपके आत्म मूल्य को परिभाषित नहीं कर सकता, क्योंकि अब आप अपने अंदर के हर बटन को पहचानते हैं और आप जानते हैं कि उसे कब, कैसे और क्यों नहीं दबने देना है। ये काम आसान नहीं है, ये कभी कभी दर्दनाक होगा, कभी कभी असुविधाजनक, क्योंकि आपको उन पुरानी यादों का सामना करना पड़ेगा जिनसे आप भागते रहे हैं। लेकिन यही इलाज है। ट्रिगर्स को समझना खुद से दोस्ती करना है। ये वर्तमान में मजबूत बनने के लिए अपने अतीत को समझना है। और जब आप खुद को पूरी तरह से समझ जाते हैं तो दुनिया में कोई भी चीज आपको तोड़ नहीं सकती। यही प्रतिक्रिया ना करने की असली शक्ति की शुरुआत है। अध्याय 3, अनासक्ति ही शक्ति है। कल्पना कीजिए कि आप किसी से बहुत जुड़ गए हैं। उनका हर शब्द और कार्य आपके जीवन को परिभाषित करता है। अगर वे खुश हैं तो आप खुश हैं, अगर वे गुस्से में हैं तो आप बेचैन हैं, अगर वे आपको नजरअंदाज करते हैं तो आप टूट जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि यह प्यार है या निर्भरता? हमें इसका एहसास नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे हम अपना भावनात्मक नियंत्रण दूसरों के हाथों में दे देते हैं। और जब कोई हमारा नियंत्रण छीन लेता है, हमारी खुशी, हमारा गुस्सा, हमारी शांति, तो हम असहाय हो जाते हैं। यहीं से दुख की शुरुआत होती है। लेकिन क्या हो अगर आप वो नियंत्रण वापस ले लें? क्या हो अगर आप अपनी भावनाओं के मालिक बन जाएं? यही है अनासक्ति की शक्ति। अनासक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप परवाह नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ठंडे या भावनाहीन हो जाते हैं। इसका मतलब है कि आप महसूस करते हैं, लेकिन आप उन भावनाओं में खोए नहीं जाते। आप परवाह करते हैं, लेकिन खुद को खोए बिना। अनासक्ति अलगाव नहीं है, ये भावनात्मक स्वतंत्रता है। बहुत बार हम किसी व्यक्ति या स्थिति से इतना जुड़ जाते हैं कि वो हमारी पहचान बन जाती है। अगर वो व्यक्ति हमसे प्यार करता है तो हम खुद को मूल्यवान महसूस करते हैं। अगर वे दूर चले जाते हैं तो हम खुद को बेकार महसूस करने लगते हैं। लेकिन एक चीज जो किसी और के व्यवहार के आधार पर आपके मूल्य को निर्धारित करती है, वे कभी स्थिर नहीं हो सकती। अनासक्ति आपको उस झूठे भ्रम से मुक्त करती है। वो भ्रम जो कहता है आप तभी खुश हो सकते हैं जब सब कुछ आपके अनुसार हो। लेकिन जीवन कभी किसी के अनुसार नहीं चलता। लोग बदलते हैं, स्थितियां बदलती हैं। और अगर आप हर चीज से भावनात्मक रूप से जुड़कर जीवन जीते रहेंगे तो हर छोटा बड़ा बदलाव आपको तोड़ देगा। अब एक इस तरीके से पेड़ के बारे में सोचिए जिसकी जड़ें बहुत गहरी है। हवा चलती है, तूफान आता है, बारिश होती है, लेकिन वो हिलता नहीं क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत हैं। अनासक्ति वही जड़ है जो आपको हर तूफान में स्थिर रखती है। जब कोई आपका अपमान करता है और आप प्रतिक्रिया नहीं करते तो वो अनासक्ति है। जब कोई आपको नजरअंदाज करता है और फिर भी आप अपने आत्म मूल्य पर संदेह नहीं करते तो वो अनासक्ति है। जब किसी स्थिति में उथल पुथल हो लेकिन आपकी आंतरिक शांति स्थिर रहे तो वो अनासक्ति है। बहुत लोग सोचते हैं अगर मैं अनासक्त हो गया तो मैं किसी की परवाह नहीं करूंगा। लेकिन सच तो यह है कि अनासक्ति के साथ आप और भी गहराई से प्यार कर सकते हैं, क्योंकि अब आपका प्यार अधिकार जताना नहीं बल्कि पवित्रता है। अब आप किसी से इसलिए प्यार नहीं करते क्योंकि आपको उनसे कुछ चाहिए, बल्कि इसलिए क्योंकि आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है। अनासक्ति आपको हर स्थिति में खुद को देखने की शक्ति देती है। अब आप हर चीज को प्रतिक्रिया मोड में नहीं बल्कि जागरूकता मोड में देखते हैं। अब आप खुद से पूछते हैं, क्या यह सच में मेरी ऊर्जा के लायक है? क्या मुझे किसी और के व्यवहार से खुद को परेशान होने देना चाहिए? और धीरे धीरे एक दिन आप उस लेवल पर पहुंच जाते हैं जहां आपकी भावनाएं आपके नियंत्रण में होती हैं, दुनिया के नहीं। एक पुरानी कहावत याद है, जब पानी शांत होता है तो आपका प्रतिबिंब साफ होता है। इसी तरह जब मन अनासक्त होता है तो आप खुद को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तभी आपको स्पष्टता मिलती है। तभी आपके निर्णय मजबूत होते हैं।
और तभी आप हर रिश्ते और हर स्थिति को सही नजरिए से देख सकते हैं, उसमें डूबे बिना। अनासक्ति एक दिन में नहीं आती, ये हर छोटी छोटी बात से ऊपर उठने का दैनिक अभ्यास है। हर बार जब कोई चीज आपसे प्रतिक्रिया करवाना चाहती है तो आप खुद से कहते हैं, मैं अराजकता के ऊपर शांति चुनता हूँ, मैं नियंत्रण के ऊपर स्वतंत्रता चुनता हूँ। जब आप ये चुनना सीख जाते हैं तो आप अपने खुद के मालिक बन जाते हैं, और वही वो व्यक्ति है जो किसी भी तूफान से नहीं हिलता, क्योंकि जब आप अनासक्त होते हैं तो आप खुद से सबसे ज्यादा जुड़े होते हैं। अध्याय 4, उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच का स्थान। एक लड़का सड़क पर तेजी से चल रहा था। उसे ऑफिस के लिए देर हो रही थी। अचानक पीछे से एक मोटरसाइकिल सवार आया और उसे हल्का सा धक्का दे दिया। लड़के ने बमुश्किल खुद को गिरने से बचाया। उसके कपड़े गंदे हो गए, उसका चेहरा गुस्से से भर गया, लेकिन फिर वो रुक गया। उसने एक सांस ली, उसने मोटरसाइकिल सवार को देखा और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। यही वो पल था जिसने उसके पूरे जीवन की दिशा बदल दी, क्योंकि इस पल में वो चीज छिपी थी जिसे उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच का स्थान कहते हैं। उत्तेजना वो घटना है जो आपको प्रभावित करती है, प्रतिक्रिया उस पर आपकी अभिक्रिया है, और उनके बीच एक सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली स्थान है। एक पल जहां आप तय करते हैं कि आप प्रतिक्रिया करेंगे या प्रतिसाद देंगे। वो एक सेकंड का ठहराव आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। सोचिए, जब कोई आपका अपमान करता है तो आपके पास या तो तुरंत पलटकर जवाब देने या शांत रहने का विकल्प होता है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग उस स्थान को देख ही नहीं पाते। हम बिना सोचे बिना रुके तुरंत प्रतिक्रिया कर देते हैं और बाद में हम पछताते हैं। काश मैं तब चुप रह गया होता, काश मैंने एक पल के लिए सोचा होता, काश मैंने खुद को नियंत्रित कर लिया होता। हम ये सब इसलिए कहते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि एक ठहराव सब कुछ बदल सकता था। प्रतिक्रिया में भावना होती है, गुस्सा, डर, अहंकार। प्रतिसाद में जागरूकता होती है, समझ, धैर्य और स्पष्टता। प्रतिक्रिया करना आसान है, प्रतिसाद देना शक्तिशाली है, लेकिन इस शक्ति तक पहुंचने के लिए आपको उस स्थान को पहचानना सीखना होगा, और ये स्थान हर पल में मौजूद होता है। बस हम ये नहीं जानते कि उसे कैसे देखें। आप किसी से बहस कर रहे हैं और वे कुछ ऐसा कहते हैं जो सीधे आपके अहंकार को चोट पहुंचाता है। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप प्रतिक्रिया करें, चिल्लाएं और साबित करें कि आप सही हैं, या फिर आप रुकें, एक गहरी सांस लें और सोचें, क्या ये लड़ाई सच में जरूरी है? कई बार हम सोचते हैं कि तुरंत प्रतिक्रिया दिखाना ताकत है, लेकिन असली ताकत उस व्यक्ति में होती है जो उकसाए जाने के बावजूद शांत रह सकता है, जो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से पहले उन्हें समझ सकता है। जब आप हर छोटी छोटी बात पर प्रतिक्रिया करना बंद कर देते हैं तो आप खुद को एक अदृश्य पिंजरे से मुक्त कर लेते हैं। अब कोई भी आपके व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकता, ना कोई टिप्पणी, ना कोई अपमान, ना कोई नुकसान, क्योंकि अब आपके और दुनिया के बीच एक ढाल है, जागरूकता और समझ की ढाल। जैसे एक प्रशिक्षित सैनिक गोलीबारी के बीच अपना ध्यान नहीं खोता, वैसे ही एक भावनात्मक रूप से जागरूक व्यक्ति हर अराजकता में अपना संतुलन बनाए रखता है। और ये संतुलन उस स्थान से आता है, उस ठहराव से जो आपको हर स्थिति में मौजूद रखता है। अब सवाल यह है कि उस स्थान को कैसे पहचाने। जब भी कोई स्थिति आपको उकसाती है तो रुकें। आपके शरीर में जो भी भावना उठ रही है उसे महसूस करें, उसका विरोध न करें। उस भावना को एक नाम दें, ये गुस्सा है, ये डर है, ये चोट है। फिर खुद से पूछें, अगर मैं प्रतिक्रिया करता हूं तो क्या होगा? अगर मैं रुकता हूं तो क्या बदल सकता है? धीरे धीरे आपका मन प्रतिक्रिया से पहले चिंतन करने की आदत बना लेगा, और यहीं से आपके जीवन में परिवर्तन शुरू होगा। कल्पना कीजिए कि आपके जीवन में कोई भी आपको उकसा नहीं सकता, कोई भी आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि अब आपने उस स्थान को पकड़ लिया है जहां पर शांति, शक्ति और स्पष्टता है। कभी कभी लोग कहेंगे कि तुम कुछ कहते क्यों नहीं, लेकिन वे नहीं जानते कि आप हर बार बोल सकते थे, लेकिन आपने ना बोलना चुना, क्योंकि अब आप उस शक्ति को समझते हैं जो ठहराव में छिपी है, और यही ठहराव आपको दूसरों से अलग बनाता है। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो जोर से बोलते हैं, जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और हर बात पर प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो शांत रह सकते हैं, सोच समझकर प्रतिसाद दे सकते हैं और अपनी शांति की रक्षा कर सकते हैं। आप कौन बनना चाहते हैं? वो जो हर उत्तेजना पर टूट जाता है, या वो जो सोच समझकर प्रतिसाद देता है? क्योंकि जीवन में नियंत्रण केवल उन्हीं के पास होता है जो उस छोटे से स्थान को देख सकते हैं, और उस स्थान में आपके पास एक चमत्कारिक विकल्प होता है, शांति चुनें। अध्याय 5, प्रतिसाद दें, प्रतिक्रिया नहीं। सड़क वाहनों से भरी है। एक आदमी गलती से आपकी कार को हल्का सा मार देता है। आपका गुस्सा फूटने को तैयार है, आंखें नहीं है क्या? लेकिन अगले ही पल आप उस आदमी की आंखों में डर देखते हैं। वो माफी मांग रहा है, हो सकता है कि वो अपने बीमार बच्चे को अस्पताल ले जा रहा हो। आपका गुस्सा अचानक पिघल जाता है। अब सोचिए, अगर आपने प्रतिक्रिया की होती तो क्या होता? हम अक्सर अपने जीवन में पूरी सच्चाई जाने बिना रुके, बिना सोचे प्रतिक्रिया कर देते हैं।
और यही प्रतिक्रियाएं हमारे रिश्तों, हमारी शांति और कई बार हमारी पहचान को भी बर्बाद कर देती हैं। प्रतिक्रिया करना हमारी आदत बन गई है। किसी ने कुछ कहा, हम प्रतिक्रिया करते हैं। हमें कुछ पसंद नहीं आया, हम प्रतिक्रिया करते हैं। परिणाम बुरा आया, हम प्रतिक्रिया करते हैं। किसी ने हमें नजरअंदाज किया, हम प्रतिक्रिया करते हैं। लेकिन इन प्रतिक्रियाओं में कोई ताकत नहीं है। ये प्रतिक्रियाएं हमारी भावनाओं के प्रति एक तरह का आत्मसमर्पण है। जब आप प्रतिक्रिया करते हैं तो आप नियंत्रण खो देते हैं। आप उस व्यक्ति या उस स्थिति के हाथों की कठपुतली बन जाते हैं। वे आपको जैसे चाहे नचा सकते हैं, बस एक टिप्पणी, एक इशारा या चुप्पी से। लेकिन प्रतिसाद देना अलग है। प्रतिसाद देने का मतलब है देखना, महसूस करना और सोच समझकर कार्य करना। ये कमजोरी नहीं, ताकत है। प्रतिक्रिया एक सहज क्रिया है, प्रतिसाद विवेक है। अगर कोई आपका अपमान करता है और आप प्रतिक्रिया करते हैं तो उसने आपका बटन दबा दिया है। लेकिन अगर आप शांत रहते हैं, उस अपमान को प्रसंस्कृत करते हैं और फिर गरिमा के साथ प्रतिसाद देते हैं, तो आपने ताकत अपने पास रखी है। जैसे गर्म तवे पर पानी तुरंत भाप बन जाता है, वो एक प्रतिक्रिया है। लेकिन अगर आप उस पानी को ठंडा रहने दें तो वो एक पौधे को जीवन दे सकता है। वो एक प्रतिसाद है। प्रतिसाद देने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप खुद को पछतावे से बचाते हैं, क्योंकि आपने कुछ भी आवेशित होकर नहीं किया। आपने सोच समझकर प्रतिसाद दिया। आपने खुद को शर्मिंदा नहीं किया। आपने रिश्ते बर्बाद नहीं किए। आपने अपना मूल्य गिरने नहीं दिया। कल्पना कीजिए कि अगर आपको हर स्थिति में 2 सेकंड का समय मिल जाए, एक ठहराव, एक सांस, तो आपका जीवन कितना शांतिपूर्ण हो सकता है। और ये 2 सेकंड हर किसी को मिलते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उन 2 सेकंड में एक निर्णय लेते हैं और कुछ लोग उन 2 सेकंड को नजरअंदाज कर देते हैं। प्रतिसाद देना आपकी आत्म जागरूकता पर निर्भर करता है। आप खुद को कितना अच्छा समझते हैं, आपके ट्रिगर्स क्या हैं, आपके अंदर कितना धैर्य है। ये सभी चीजें मिलकर आपके प्रतिसाद को आकार देती हैं। जैसे एक संगीतकार हर सुर को सही समय पर बजाता है, वैसे ही एक भावनात्मक रूप से जागरूक व्यक्ति हर शब्द को सोच समझकर बोलता है। वे हर इशारे और हर चुप्पी को समझते हैं और फिर तय करते हैं कि क्या करना है। प्रतिक्रिया आपको क्षणिक संतुष्टि दे सकती है, लेकिन बाद में गिलानी आती है। प्रतिसाद में देरी होती है, लेकिन उससे जो शांति मिलती है वो लंबे समय तक रहती है। अब आप अपने बारे में सोचिए। क्या आप अपने शब्दों से लोगों को तोड़ना चाहते हैं या उन्हें जोड़ना? क्या आप हर स्थिति में अपनी ऊर्जा खोना चाहते हैं या उसे बुद्धिमानी से निवेश करना? प्रतिसाद देने का मतलब है कि आपने अपनी भावनाओं को महसूस किया है, आपने उन्हें स्वीकार किया है, लेकिन आपने उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। आपने अपने शब्द चुने हैं, अपनी आवाज को नियंत्रित किया है और सबसे बढ़कर आपने अपनी गरिमा की रक्षा की है। इस दुनिया में हर कोई मुखर है, हर कोई ये साबित करना चाहता है कि वे सही हैं, लेकिन जो प्रतिसाद देता है वो खुद को साबित नहीं करता, वो खुद को ऊपर उठाता है। जब आप प्रतिसाद देते हैं तो आप जवाब नहीं देते, आप एक आईना बन जाते हैं। आप दूसरे व्यक्ति को उनका अपना प्रतिबिंब दिखाते हैं और फिर उन्हें तय करने देते हैं कि वे अब कैसे बात करना चाहते हैं। यह आसान नहीं है, लेकिन हर बार जब आप प्रतिक्रिया करने के बजाय प्रतिसाद देते हैं तो आप और मजबूत होते जाते हैं, आप और बुद्धिमान होते जाते हैं, आप स्वतंत्र होते जाते हैं। क्योंकि अंत में जीवन ये नहीं परखता कि आप कितनी तेजी से प्रतिक्रिया करते हैं, ये परखता है कि आप कितनी गहराई से प्रतिसाद देते हैं। अध्याय 6, अटूट आंतरिक शांति का निर्माण। कल्पना कीजिए कि एक अकेले पहाड़ी रास्ते पर ध्यान में बैठे एक साधु हैं। तेज हवाएं चलती हैं, उनके चारों ओर एक तूफान मचा हुआ है, लेकिन उनके चेहरे पर शांति है। कोई डर नहीं, कोई घबराहट नहीं, बस गहरी शांति। अब सोचिए, क्या यह हमारे लिए भी संभव है? बिल्कुल, लेकिन ये शांति बाहर से नहीं आती, ये भीतर से बनाई जाती है। अटूट आंतरिक शांति वो स्थिरता है जो दुनिया के शोर से नहीं हिलती। हम सभी अपने जीवन में शांति खोजते हैं, कोई रिश्तों में, कोई पैसे में, कोई सफलता में, कोई चुप्पी में। लेकिन जो बाहर पाया जाता है वो बाहरी उथल पुथल से नष्ट भी हो जाता है, क्योंकि वो असली शांति नहीं है, वो बस एक अस्थाई पलायन है। आंतरिक शांति वो अवस्था है जहां आप खुद के सबसे करीब होते हैं, जहां कोई नुकसान, कोई अस्वीकृति, कोई अपमान आपको हिला नहीं सकता, जहां आप जानते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो आपके भीतर की शांति को छू नहीं सकता। लेकिन सवाल यह है कि ये अटूट आंतरिक शांति बनती कैसे है? सबसे पहले आपको ये स्वीकार करना होगा कि जीवन हमेशा सही नहीं रहेगा। लोग बदलेंगे, स्थितियां बदलेंगी, आपके सपने टूटेंगे, आप अकेला महसूस करेंगे। लेकिन अगर आप इन चीजों की वजह से हर बार टूटते रहेंगे तो आप हमेशा दूसरों के हाथों में रहेंगे। शांति तब आती है जब आप अपना नियंत्रण वापस लेते हैं,
जब आप ये स्वीकार करते हैं कि आप किसी स्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक गिलास पानी है। अब अगर कोई उसमें जहर डालता है और आप उसे पी लेते हैं तो नुकसान आपका होगा, लेकिन अगर आप बुद्धिमानी से उस जहर को अस्वीकार कर देते हैं तो आप बच सकते हैं। दुनिया के शब्द, कार्य, राय, ये सब वही जहर हैं, लेकिन चुनाव आपका है कि आप इसे अपने अंदर प्रवेश करने देंगे या नहीं। अटूट शांति तब बनती है जब आप हर प्रतिक्रिया से पहले रुकना सीखते हैं, जब आप हर शब्द को दिल पर लेने से पहले उसे देखना सीखते हैं, जब आप हर संघर्ष में खुद को केंद्रित रखने में सक्षम होते हैं। एक समय था जब एक छोटी सी बात भी आपको पूरी रात जगाए रखती थी। अब आप उसे सुनते हैं और बस मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि आपने अपने अंदर एक ऐसी जगह बना ली है जहां कोई भी बाहरी चीज प्रवेश नहीं कर सकती। और ये तब होता है जब आप चुप्पी का मूल्य समझते हैं। हर दिन कुछ मिनटों के लिए खुद से मिलिए, बिना मोबाइल के, बिना शोर के, बिना दुनिया की राय के। एक ऐसा कोना खोजिए जहां बस आप और आपकी सांस हो। वहीं शांति का बीज अंकुरित होता है। वहीं आप खुद को ठीक करते हैं। वहीं आप उस ताकत को महसूस करते हैं जो हमेशा आपके भीतर थी, लेकिन आपने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। आंतरिक शांति तब भी बनती है जब आप अपेक्षाओं को छोड़ देते हैं, सिर्फ दूसरों से नहीं बल्कि खुद से भी। मुझे उत्तम होना चाहिए, मुझे सब कुछ नियंत्रित करना चाहिए, मुझे सबको खुश करना चाहिए। ये सब बोझ है। शांति तब आती है जब आप खुद से कह सकते हैं कि मैं यहीं अभी काफी हूं। जिस दिन आप ये कह देते हैं, आपने अपने भीतर अपनी सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली है। अटूट आंतरिक शांति का मतलब है कि आपके चारों ओर कितना भी शोर क्यों ना हो, आपका मन शांत है। कोई आपको छोड़ देता है, कोई आपके साथ विश्वासघात करता है, कोई आपके बारे में बुरा बोलता है, आप फिर भी केंद्रित हैं, क्योंकि आपने दूसरों के कार्यों को अपनी आंतरिक दुनिया से अलग कर दिया है। अब आपकी भावनाएं आपके मूल्यों से उत्पन्न होती हैं, दूसरों के व्यवहार से नहीं। ये शांति आपको एक सुपर ह्यूमन नहीं बनाती। आप अभी भी दुखी होंगे, गुस्सा होंगे और आहत भी होंगे, लेकिन फर्क ये होगा कि अब आप उन भावनाओं को ढोएंगे नहीं। अब आप उन्हें समझेंगे, महसूस करेंगे और उन्हें छोड़ देंगे। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, लेकिन उसकी गहराइयों में वो हमेशा शांत रहता है। इसी तरह आपकी आंतरिक शांति बनी रहेगी। यही परम स्वतंत्रता है, जहां कोई कुछ भी कहे या करे, आपका एकमात्र प्रतिसाद शांति होता है। निष्कर्ष, जब कोई आपको उकसाता है और आप फिर भी मुस्कुराकर चुप रह जाते हैं, जब स्थितियां आपको तोड़ने की कोशिश करती हैं और आप भीतर से शांत बने रहते हैं, जब लोग आपको नजरअंदाज करते हैं और आप फिर भी अपना मूल्य नहीं भूलते, तो समझ लीजिए कि आपने प्रतिक्रिया न करने की शक्ति को जीना सीख लिया है। ये किताब सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक अभ्यास है। हर दिन, हर पल जब जीवन आपको परखता है, तो आपके पास एक विकल्प होता है, प्रतिक्रिया करना या प्रतिसाद देना। और जब आप बार बार शांति, जागरूकता और धैर्य को चुनते हैं, तो आप खुद के एक ऐसे वर्जन में विकसित होते हैं जिसे कोई भी भारी शक्ति तोड़ नहीं सकती। क्योंकि असली ताकत आवाज में या मुट्ठी में नहीं है, ये उस मन में है जो हर तूफान में भी शांत रहना जानता है। अगर आपने ये यात्रा शुरू कर दी है, तो आपको तालियों की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आपको सत्यापन नहीं, स्पष्टता चाहिए। अब आप दुनिया को बदलने नहीं, खुद को जानने आए हैं, और यही है प्रतिक्रिया न करने की शक्ति। अगर इस पुस्तक सारांश ने आपके दिल को छुआ है, तो इस शांति को अपने भीतर जगाइए। इस कला का हर दिन प्रकाश कीजिए, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी विजय खुद पर विजय है। संक्षेप में यह पुस्तक सिखाती है कि प्रतिक्रिया करने की बजाय सोच समझकर प्रतिसाद देना, अपनी भावनाओं के गुलाम न बनना और अनासक्ति का अभ्यास करना ही अटूट आंतरिक शांति पाने का मार्ग है।